रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ कासिम सईद। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है, गुज़िश्ता दिनों मुस्लिम जमातों के सरकर्दा नुमाइंदों ने आरएसएस के एक वफ़द के साथ मीटिंग की। ये खबर बाहर आने के बाद सियासी हलकों में हलचल सी मची है। ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर ये डायलॉग का जो प्रोसेस शुरू हुआ है, इसके पीछे कुछ क्या मकासद हैं, क्यों हैं, और आया क्या इन डायलॉग का फ़ायदा मुस्लिम कम्युनिटी को होगा या इसका फ़ायदा आरएसएस ले जाएगी। क्योंकि आरएसएस जब किसी से डायलॉग करता है तो उसके पीछे अपने कुछ ख़ास मकसद होते हैं, और जब उसके ऊपर बैन-अक़वामी दबाव ज़्यादा होता है तो कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं जिनसे लगता है कि आरएसएस का उन बातों से कोई ताल्लुक़ नहीं है जो परसेप्शन बनाया जा रहा है। उस बातचीत में जमात इस्लामी हिंद के जवां साल मुतहर्रिक फ़ाल असिस्टेंट सेक्रेटरी मलिक मोतसिम ख़ान भी मौजूद थे। आइए मलिक मोतसिम ख़ान से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जमात इस्लामी, जिसने सन 77 में इमरजेंसी के दौरान और उसके बाद आरएसएस से डायलॉग किया था, और पूरे मुल्क में उस डायलॉग से जो हलचल मची थी और जिस तरह का माहौल बना था, तो क्या जमात इस्लामी ने दोबारा आरएसएस से डायलॉग शुरू किया है, तो आखिर क्यों किया? मलिक मोतसिम साहब। जमात इस्लामी हिंद बातचीत पर, डायलॉग पर, इफ़ाम व तफ़हीम पर यकीन रखती है। आपने 1977 इमरजेंसी की बात की, उससे पहले भी यहाँ के गैर मुस्लिम समाज से और उनकी मुख्तलिफ़ तंजीमों से, आरएसएस से, उनके लीडर्स से हमारी बातचीत होती रही। इमरजेंसी के दौरान भी हुई और बाद में भी होती रही। बातचीत का मतलब यही होता है कि हम मसले को समझने और उसको हल करने की तदबीर करें। इसलिए बातचीत बुनियादी तौर पे गलत नहीं है। अब इसका फ़ायदा किसको होता है? हर फरीक अपने फ़ायदे के लिए बातचीत में हिस्सा लेता है। हम आरएसएस क्या मकसद से बातचीत करती है वो आरएसएस जाने। हम इसलिए बातचीत करते हैं कि उनके सामने इस्लाम की, मुसलमानों की सही तर्जुमानी करें और मुल्क और मिल्लत के मसाइल के हल में जो कुरान और सुन्नत के तहत जो तालीमात हों, उसकी रोशनी में हम उनको समझाने की कोशिश करें। अगर हमारे समझाने से आरएसएस की इस्लाह हो जाती है, उसमें कुछ रिफॉर्म हो जाता है या उनकी पॉलिसियों पे हम असरअंदाज हो सकते हैं, तो बातचीत में कोई ख़बात नहीं है। तो अगर आपको डायलॉग की और इफ़ाम तफ़हीम की इतनी ज़्यादा अहमियत है आपके नज़दीक, जिसका आपने तस्करा किया है, तो आखिरकार इतना तवील अरसा क्यों गुजर गया आरएसएस के साथ बैठने में? क्या हालात का दबाव था, या आवाम का दबाव था, या मुखालफत का डर था? हमने हमेशा मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा। नहीं, आरएसएस के साथ तो नहीं हुआ ना? आरएसएस के लीडर्स से हमने, उनके कई सरबराहों से मुलाकात की। इनसे तो, इनके सरबराह से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो अलग अलग सतह होती हैं, ज़िले की सतह पर, रियासत की सतह पर, मुल्क की सतह पर, चोटी के कायदीन, दरमियानी कायदीन, उनसे मुलाकात होती है। और सिर्फ आरएसएस से नहीं, हम सभी समाज के तमाम ही तंजीमों के ज़िम्मेदारों से मिलते हैं। आरएसएस कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, ना ही वो हिंदू समाज की वाहिद नुमाइंदा तंजीम है। उनसे भी मिलना ज़रूरी है, मिलते हैं। ये जो मुलाकात है, हमने मुलाकात नहीं की है, ये तो कोई एक मुलाकात का सिलसिला जारी था और उसमें हमें भी उसमें उसका एक हिस्सा बनने के, शरीक होने की दावत दी गई। हम उसमें मुशाहिदा कर रहे हैं। अगर मुफीद हो तो सिलसिले को जारी रखेंगे, मुफीद ना हो तो रोक देंगे। रोक देने का मतलब बातचीत मुनक़ता नहीं हो जाएगी। कब किस मौजू पर किससे बात करना है, ये वक्त और हालात के हिसाब से होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2014 के बाद से मुस्लिम लीडरशिप ने और मुस्लिम जमातों ने आरएसएस से और हुकूमत से गुफ्तगू करने का सिलसिला मुनक़ता कर दिया था। अब आप अचानक ये बात कह रहे हैं कि नहीं, इफ़ाम व तफ़हीम की बड़ी अहमियत है, तो 2014 के बाद से अब तक ये डायलॉग का दरवाज़ा क्यों बंद रखा? आपकी मैं बात, ये जानना चाहता हूँ। आपकी बात दुरुस्त है,
2014 के बाद जमात ने ये समझा कि अब जमात सिर्फ जमात की हैसियत में बात करने से बदगुमानियाँ फैल सकती हैं, इसलिए बातचीत तो होनी चाहिए, लेकिन ये बातचीत एक वफ़द की शक्ल में हो, एक ग्रुप की शक्ल में हो, जिस पे मुस्लिम समाज में मौजूद जमातों की नुमाइंदा शख्सियात हों और स्ट्रक्चर्ड गुफ्तगू हो, रस्मी मुलाकात ना हो। तो चूँकि ये एक स्ट्रक्चर्ड गुफ्तगू का मौका आया और इसमें मुख्तलिफ़ नुमाइंदे शरीक थे, इसलिए इसमें हमने शिरकत की कोशिश की। 2014 के बाद से जमात का मौक़िफ़ ये है कि जमात इनफरादी तौर पर सिर्फ जमात की हैसियत में मुलाकात के बजाय हम एक उम्मत के नुमाइंदा वफ़द के साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू करें, क्योंकि अभी एक नुमाइंदा वफ़द ज़रूरी नहीं है कि उम्मत ने इन लोगों को मुंतखब नहीं किया है नुमाइंदा, मगर इसमें समाज के तबक़ात की मुख्तलिफ़ जमातों के और मुख्तलिफ़ शख्सियतें हैं, इसलिए इसमें रास्त अमीर जमात शरीक नहीं हुए और मुझ जैसे खादिम को भेज दिया गया। मतलब यही है कि जमात ने इसको बहुत लो प्रोफाइल उसको देखा है कि अगर उससे कोई मुफीद नतीजा बरामद होगा और हमारी बातें चल पड़ेंगी तो फिर आला क़ियादत उसमें शरीक होगी, अगर उसमें लगा कि इसमें मुफीद पहलू नहीं है तो आला क़ियादत उसमें शरीक नहीं होगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो मुलाकात हुई है ये जमात इस्लामी और दीगर मुस्लिम तंजीमें जैसे जमीयत उलमा वगैरह इस मुलाकात में जो शामिल हुई हैं, तो क्या ये आगे चलकर उनकी आला क़यादत और आरएसएस की आला क़यादत के दरमियान राब्ते का कोई पुल या बेस बन सकती है? इम्कानात हैं, इम्कानात की दुनिया है। अगर ये गुफ्तगू नाकाम हो जाती है और उसमें कोई बात आगे नहीं बढ़ती है, समझने समझाने के बजाय तलखियाँ बढ़ती हैं और कोई उसमें पेशरफ्त नहीं होती है तो बात रुक जाएगी। अगर पेशरफ्त होती है और माहौल साजगार होता है और खुशगवार नताइज की, या कम अज़ कम पूरी बातें ना हम मान सकते हैं, ना उनकी बातें हम मान सकते हैं, ना हमारी बात पूरी वो मान सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई कुछ बातें ऐसी हों जिसमें जैसे नफ़रत का माहौल है, ख़त्म होना चाहिए। इसमें न कोई देने का है ना लेने का है। तो नफ़रत की फ़िज़ा के ख़त्म करने में आरएसएस अपने हिंदू समाज की क्या तरबियत करेगी, इस पर बातचीत होगी। हमारी बात मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन हम अपनी बात तो पहुंचाएंगे। जैसा कि ये मालूम हुआ था कि इस गुफ्तगू के दौरान हेट स्पीच, लव जिहाद और मॉब लिंचिंग, लाइन ऑर्डर जैसे मसाइल ज़ेर बहस आए, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी मालूम हुआ है कि आरएसएस के लीडरों की तरफ से मथुरा और काशी को हिंदुओं के हवाले करने की भी बात रखी गई है ताकि माहौल को खुशगवार और खैर सगारी बनाया जा सके। इस पर आप लोगों ने क्या कहा? देखिए कि हम लोगों ने क्या कहा वो बहुत अहम है। आरएसएस क्या कहती है क्या नहीं कहती है, हाँ, उसने क्या कहा और वो क्या कहती है उनकी किताबों में, उनके लिटरेचर में, उनकी तकरीरों में मौजूद है। आरएसएस की वो बात कोई उन्होंने हमसे पहली मर्तबा नहीं कही है, वो बार बार कहते रहते हैं। असल सवाल ये है कि हम क्या कहते हैं उस पर। हमारा समझना ये है कि 1947 में आज़ादी के मौके पर इबादत गाहों का जो मौक़िफ़ मुतय्यन हो गया, जो मस्जिद थी तारीख़ में वो मस्जिद रहेगी, और जिसको उस वक्त जो क़ानून बन गया कि उस एक्ट के मुताबिक कि इबादत गाहों का जो क़ानून बन गया वो रहेगा, तो कोई उसमें तब्दीली मुमकिन नहीं, और ना ही बातचीत के ज़रिए से किसी मस्जिद के हवाले करने की कोई बात कबूल की जा सकती है। अगर किसी को एतराज़ है, एविडेंसेस से कोर्ट है, कोर्ट पर भी हमको मुकम्मल एतबार नहीं है, लेकिन एक महज़िब समाज में मसले के हल की कोई ना कोई जगह होती है, उस एतबार से वो जगह है, लेकिन उसके इंसाफ के तकाज़े कोर्ट भी पूरे नहीं कर रहा है। लेकिन बातचीत के ज़रिए से किसी मस्जिद का देना या कोई देना लेने की बात के ना हम मजाज है, ना ही कोई उम्मत की तरफ से हमने कोई बात पेश की है। वो हमेशा तकरीर करते रहते हैं, उन्होंने तकरीर कर दी, हमने उसको मुस्तरद कर दिया।
मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर इस तरह की बात आती है या हाँ। आई है हाँ या आइंदा भी आएगी, जी, तो मुसलमानों की तरफ से उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ ना है और मामला अदालत के ज़रिए से हल किया जाए। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। न मुसलमानों की तरफ से कोई फ़र्द, न कोई जमात, ना ही कोई इदारा, ना ही कोई सियासी जमात, ना ही कोई मजहबी जमात इस बात की उसको इजाज़त दी जा सकती है कि वो मस्जिद के मामले में बात करें। मस्जिद के उसको आबाद करने के लिए तो बात की जा सकती है, लेकिन किसी के दबाव में, किसी के मतालबे में उसको देने लेने की बात सिरे से खारिज है। ये बात बता दी गई और उनको ये भी कहा गया कि आप बाबरी मस्जिद के मौके पर कहते थे कि एक मस्जिद है, बाकी ये दे दीजिए, बाकी अब 3 करें, अब 3 के बाद कोई लिमिटेशन नहीं है। ये बात भी उनसे पूछी गई। तो ये यानी पूछने का मतलब ये नहीं था कि 3 देना है, पूछने का मतलब ये था कि आप 1 पर भी खाने नहीं थे, 3 पर भी नहीं रहेंगे, आइंदा भी नहीं रहेंगे, इसलिए हम आपके ऊपर एतमाद इस मौजू पे नहीं करेंगे, इसको छोड़ दीजिए। ये जो है लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक जो भी जुडिशियल प्रोसेस है, अगर वो मसला आएगा तो जुडिशियल प्रोसेस से हल होगा। जुडिशियल प्रोसेस से भी हमको हमारी उम्मीदें कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी अब किसी महज़िब समाज में किसी मसले के लॉजिकल एंड का कोई एक अंजाम है तो कोर्ट है। एक आखिरी बात यह है कि ये जो मुलाकातें हो रही हैं आरएसएस के साथ, जो दूसरी या तीसरी मुलाकात है, तो इसकी तैयारी में, इसका बेस बनाने में, इसका ग्राउंड बनाने में कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट एक्टिव हैं जिनको सब जानते हैं, एक जर्नलिस्ट भी एक्टिव हैं। तो क्या मुस्लिम समाज के और आरएसएस के दरमियान राब्तों के लिए इन रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट की मदद और तामुल लेना ज़रूरी था? ऐसी क्या मजबूरी है कि ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ही कोई राब्ता, कोई पुल बनाएंगे और उसके बाद ये बड़ी बड़ी मुस्लिम तंजीमें आरएसएस से या आने वाले वक्त में सरकार से मुलाकात करेंगी? ऐसी क्या मजबूरी है? कोई टाइम पे भरोसा किया जा सकता है? कोई मजबूरी नहीं है। इन ब्यूरोक्रेट्स को छोड़ दीजिए और आप कोई रास्ता बनाएं, मुलाकातें करें, बातचीत करें। हम आपके ज़रिए से भी मुलाकातें करने को पसंद करेंगे। नहीं, जब इफ़हाम और तफ़हीम का मामला है तो आप खुद पेशरफ्त क्यों नहीं करते? किसी के सहारे की क्या ज़रूरत है? हमने तो ये बात बताई है कि हम आरएसएस से आज़ादी के जब से और 2014 से पहले भी बहुत से मौके पर बातचीत करते रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। लेकिन 2014 के बाद मुल्क के हालात ऐसे बने थे, इसमें किसी एक ही जमात की जानिब से मुलाकात की पेशरफ्त करने को मुनासिब नहीं समझा गया। एक जमी, एक जमात, एक वफूद की शक्ल में, नुमाइंदगी की शक्ल में, तो ये 4 लोग कोशिश कर रहे हैं, हमको और कोई दूसरे 4 लोग करें तो आप इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मसला ये है ना कि एक ये है कि चंद लोगों ने पेशरफ्त की, मुलाकात की, हम उसको पसंद करें ना करें, लेकिन एक बातचीत हुई है, तो किसी बातचीत के अमल को सबूताज करना, ख़त्म करना हम क्यों चाहेंगे? हम चाहेंगे कि बातचीत करते रहें। बातचीत का मतलब ये नहीं होता है कि हम उनसे मुतमईन हो गए या हम उनसे मुतमईन हो गई। अगर हम उनसे मुतमईन हैं तो बातचीत ही क्यों करें? बातचीत का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ है जो हल होना है। तो ये 4 लोगों पे हम खाने नहीं हैं, समाज में और ग्रुप्स भी हैं, न सिर्फ आरएसएस वाहिद जमात है, और जमातें भी हैं। तो हम हर ग्रुप जो भी अगर पॉजिटिव काम करेगा उनके साथ ताउन करेंगे। तो आप कहने का ये है कि कल को आप वीएचपी वगैरह से भी मुलाकात कर सकते हैं, जो जैसे कि आपने कहा कि आरएसएस के अलावा और भी जमातें हैं, तो आपकी मुराद तो वीएचपी हमारी जमातों से है? हमारी मुराद ये है कि हमारे समाज में दलित लोग भी रहते हैं, क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं, हिंदुओं में यादव भी हैं, हिंदुओं में ओबीसीस भी हैं, अलग अलग ज़ातों के लोग हैं, अलग अलग बरादरियों के लोग हैं। वीएचपी तो आरएसएस के एक पार्ट है, तो वीएचपी से अलग क्या बात करना है? आरएसएस से बात होगी तो वीएचपी के हम माने ही होगा। लेकिन समाज में, हिंदू समाज में एम्बेडक्राइट्स भी हैं, बहुत से समाज में लोग हैं, उनके ज़ात बरादरी के लोग हैं, सबसे बात करेंगे। कोई दबाव तो नहीं था कि नहीं आपको बात ही करनी है? अगर हम कल बात ना करें तो दबाव की क्या वो बात होती है? और दबाव में कोई बातचीत हो सकती है? नहीं, बातचीत की मेज़ पर तो जाया जा सकता है,
दबाव में? नहीं, ऐसा नहीं है। हम पर कोई दबाव, मैं समझता हूँ किसी पर, आरएसएस पे भी कोई दबाव नहीं होगा कि वो हमसे बातचीत करें। ये तो आप बताएं, क्योंकि आप नहीं, बातचीत में शरीक थे। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि ना ही आरएसएस पे कोई दबाव होगा, ना हम पर कोई दबाव है। हम तो मतलब आरएसएस भी नेक नियति से मिली है और आप भी नेक नियति से मिले हैं, ये कहना चाह रहे हैं? नेक नियति का नहीं है, हर फरीक की अपना एक मकसद होता है। आरएसएस का भी हमसे मुलाकात का कोई मकसद रहा होगा, तो आपको पता नहीं है? मालूम है, क्या और वो उनसे पूछें। लेकिन हम तो हमारा बताते हैं कि हम इसलिए मिलना चाहते हैं कि हस्बे मौका व ज़रूरत जब भी इस्लाम की, मुसलमानों की, हिंदुस्तानी मुसलमानों के मसाइल की सही तर्जुमानी करने का हमको मौका मिले तो हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। कल को अगर कुछ लोग ये आए हैं, ऐसे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का ग्रुप आए, वो कहे कि चलिए अब मोदी सरकार से बातचीत करनी चाहिए, तो जो 2014 से दरवाज़ों को लॉक कर दिया गया है, क्या वो भी खुल जाएंगे? हम यही चाह रहे हैं कि ये जो जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा है, जमीयत अहले हदीस है, वो फलां कॉन्फ्रेंस है, मिली काउंसिल हैं, और जो कुछ भी इदारे और जमातें मुसलमानों के दरमियान में मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। और बातचीत में अगर ये बात होती है कि इनसे मिलना चाहिए तो ज़रूर मिलेंगे। तो क्या आपने इससे आरएसएस से मिलने से पहले भी इन लोगों से बात की? जी हाँ, आपस में नाम लिया है, मशवरा होता है। तो उनके नुमाइंदे सबका मशवरा हुआ हो ना हो, लेकिन उनके कुछ नुमाइंदे थे, उसमें शरीक थे। ये थे मलिक मोहतसिम खान, जिन्होंने पूरी वजाहत के साथ उस गुफ्तगू का मंजर और पस मंज़र और पेश रख कर रोशनी डाली। इस गुफ्तगू की अहमियत ये है कि इसके अंदर मुल्क की दो बड़ी मुस्लिम जमातें जो ग्रास रूट लेवल पर मौजूद हैं और जिनका नेटवर्क है, जिनका असरात हैं, यानी जमीयत उलमा हिंद और जमात इस्लामी हिंद, इसका गुफ्तगू का हिस्सा थी। इसलिए उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस गुफ्तगू से, इस डायलाग से, या इन बंद दरवाज़ों में के खुलने से, या उस रोशनदान के खुलने से कुछ अच्छी ठंडी हवाएं आ सकेंगी और माहौल की गर्मी को कम किया जा सकेगा। उम्मीद है कि आपको ये गुफ्तगू पसंद आएगी। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया।